नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नोबेल का शांति पुरस्कार हर बार निगाह रहती है किसे मिलेगा। कहीं ओबामा टाइप के किसी सूट बूट वाले ग्लोबल नेता को तो नहीं मिल जाएगा। 2009 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति पुरस्कार मिला तब काफी सवाल उठे। इस बार जापान के एक संगठन को शांति पुरस्कार दिया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में मारे गए 2 लाख से अधिक लोगों के बाद जो बचे, उन लोगों ने 1965 में एक संगठन बनाया कि दुनिया से परमाणु हथियारों को खत्म किया जाएगा, इन पर बैन लगाने का प्रयास किया जाएगा। आज इस संगठन के सदस्यों की औसत उम्र 85 साल से अधिक की है। यानी आज के सदस्य परमाणु हमले के समय कोई 1 साल का रहा होगा तो कोई 3 साल का। एक सदस्य की उम्र 85 साल की है, तोशिको तनाका। उनका बयान मीडिया में कई जगहों पर छपा है। हम इस संगठन और इसके काम के बारे में बात करेंगे। इस बार शांति पुरस्कार दिया गया है तो इसके पीछे का मकसद कुछ होगा ही, लेकिन हमारे सामने पिछले 2 साल से यूक्रेन में और 1 साल से गजा में जो हो रहा है, क्या वहां युद्ध की हिंसा का विभत्स रूप दुनिया ने नहीं देखा? परमाणु हमले से प्रचंड तबाही होती है, लेकिन इस्राएल ने गजा पर जो बम गिराए उनसे जो तबाही आई, क्या किसी परमाणु हमले से कम है? हमले के शुरुआती महीनों में ही गजा पर की गई बमबारी की तुलना जापान पर गिराए गए परमाणु बम से होने लगी थी। आज यह हमला 1 साल से ज्यादा का अंतराल पार कर चुका है। अगर जापान में 35,000 टन के 2 बम गिराए गए तो गजा में 80,000 टन बम गिराए जा चुके हैं। ये बम गजा में 42 अरब किलो मलबा पैदा कर चुके हैं। मलबे में कितने ही बम ऐसे हैं जो फटे नहीं हैं, फट सकते हैं। कितने पत्रकार हैं गजा के जिन्होंने परिवार गंवाकर भी रिपोर्टिंग जारी की। वैल अल दाहदो जैसे अनगिनत लोग जो युद्ध के बीच से पीड़ा की कहानी लगातार बाहर ला रहे हैं, हर दिन अपने परिवार को मरता देख रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खुद भी मार दिए जाते हैं। क्या नोबेल शांति समिति को इनमें से कोई भी शांति का योद्धा नहीं दिखा? गजा का नामो निशान मिटाया जा रहा है। क्या उसके बीच खड़े किसी को सम्मानित कर दुनिया के सामने बहस की दिशा नहीं मोड़ी जा सकती थी? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 80 साल से काम करते आ रहे संगठन निहोन हिदांक्यों को नोबेल पुरस्कार देते समय पुरस्कार समिति ने ही कहा है कि इसके पीछे मकसद यह है कि समिति परमाणु हमले के बाद बचे लोगों को सम्मानित करना चाहती थी, क्योंकि शारीरिक रूप से भयंकर पीड़ा सहने के बाद भी, अपनी कड़वी यादों के बाद भी इन लोगों ने शांति के लिए उम्मीद पैदा की है। अपने अनुभवों के बदले शांति का प्रयास किया है। अगर समिति यह चाहती है कि परमाणु युद्ध के खतरों पर दुनिया फिर से बात करे, तो क्या उसे यह दिखा ही नहीं कि दुनिया को गजा में हो रहे नरसंहार पर भी बात करनी चाहिए? समिति किन नेताओं के बीच इस बहस को फिर से चलाना चाहती है, जिनके हाथ में दुनिया की शक्ति है और वे गजा की तबाही को निरीह की तरह देखने का नाटक भर कर रहे हैं? ये हथियारों के सप्लायर हैं। दुनिया युद्ध की आशंका से घिरी हुई है। पश्चिमी देश हथियार से लेकर धन तक हमलावर को बांट रहे हैं और बहस चलाई जा रही है परमाणु हथियारों पर बैन की। जापान के निहोन हिदांक्यों का काम प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। उसके सदस्यों की पीड़ा कम नहीं, वैसी ही है जैसी गजा के लोगों की है। लेकिन आज के विश्व में यह बात बेमानी सी लगती है कि संवाद के जरिए परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात होने लग जाएगी। गजा में हिंसा को रोकने के लिए हजारों प्रदर्शन हुए, दुनिया भर में उनका कोई असर नहीं हुआ। यह भी सही है कि प्रदर्शनों और संवाद के अलावा दूसरा रास्ता अब क्या बचा है? बम और हथियार बांटने वाला देश किसी रविवार को बोरियत मिटाने के लिए शांति पर भाषण देता है। नोबेल पुरस्कार समिति अगर अपनी घोषणा में गजा की बात करती तो भी एक बात थी, लेकिन प्रेस रिलीज में एक शब्द नहीं है। यूक्रेन का भी जिक्र नहीं है, ना ही हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों की
भूमिका पर कुछ कहा गया है। तो हवा में हम चर्चा चलाना चाहते हैं आंधियों के सामने। अपने ड्राइंग रूम में तो हम करते ही रहते हैं। जब तक इन देशों के नाम नहीं लिए जाएंगे, इसराइल से लेकर अमेरिका तक और ब्रिटेन तक के, ये चर्चा कहां चलेगी, कैसे चलेगी, किसके सामने चलेगी। समिति ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि संतोष की बात है कि 80 साल से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यह भी लिखा है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जो शर्मिंदगी थी, हिचक थी, वो कमजोर पड़ती जा रही है, जो चिंता की बात है। लेकिन दुनिया को क्या दिख नहीं रहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बिना भी युद्ध की विनाश लीला जारी है। गजा, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों का जीवन, इनका समाज, राजनीति, भूगोल, कृषि, सब कुछ तहस नहस कर ही दिया गया बिना परमाणु हमले के। गजा पर नोबेल पुरस्कार समिति की चुप्पी समझ नहीं आती। निहोन हिदानकियों के तोशीयुकी मिमाकी ने टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं। 80 साल पहले जापान में भी ऐसा ही हुआ था। मगर एक दूसरे बयान में उन्होंने कहा है इसराइल और गजा जैसी जगहों पर बच्चे मारे जा रहे हैं, हर दिन बिना खाने के रह रहे हैं, स्कूल, स्टेशन और ब्रिज तबाह हो रहे हैं। नवंबर 2023 में एक इस्राएली मंत्री अमीचाई एलियाहू ने कहा कि गजा पट्टी पर परमाणु हमले किए जाएंगे। तब परमाणु बम के इन पीड़ितों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इन पीड़ितों को हिबाकुशा कहा जाता है। हिबाकुशा ने कहा कि यह बयान भयानक है, किसी को भी परमाणु हथियारों की धमकी नहीं देनी चाहिए। जापान का एक प्रमुख अखबार है मैनिची शिंबुन, इसमें 7 नवंबर 2023 को निहोन हिदानकियों के कई सदस्यों का बयान छपा था। 83 वर्ष की शिगेमित्सु तनाका ने कहा, घनी आबादी वाले गजा पर परमाणु बम गिराने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। परमाणु बम एक अंधाधुंध हमला है और कोई भी जीवित नहीं बच सकता। गजा तो बिना परमाणु बम के इस्तेमाल के ही उससे भी भयंकर तबाही झेल रहा है। इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। उन्होंने भी कहा है कि गजा की तबाही को देखते हुए उसके विरोध में वे इस पुरस्कार का जश्न नहीं मनाएंगी। जब यादें ही ताज़ा करनी हैं तो एक याद और है। गजा के हमले के बाद पश्चिमी मीडिया का खूनी रूप सामने आया है। हिंसा की तबाही को किस तरह से छिपाया गया, हिंसा करने वाले की जवाबदेही तय नहीं की गई, नाम लेकर नहीं लिखा गया, यह सब आप जानते हैं। लेकिन परमाणु हमले के बाद 1946 में न्यूयॉर्कर का एक अंक छपा था। पूरा अंक उस हमले की तबाही और त्रासदी पर था और उसमें केवल एक ही रिपोर्ट, पत्रकार जॉन हर्सी ने 30,000 शब्दों की रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट को मास्टरपीस कहा जाता है पत्रकारिता का। बाद में इसे किताब के रूप में छापा गया। अमेरिका में परमाणु बम की तबाही की सच्चाई को सामने लाने में इस रिपोर्ट की बहुत भूमिका मानी जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूयॉर्कर के इस अंक की 1000 कॉपी मंगाई। जब नहीं आई तो उसकी नकल ही वैज्ञानिकों में बांटी। अमेरिका में किताबें पढ़ने वाले क्लब्स ने फ्री में इसकी प्रतियां बांटी थी। इस संस्करण की मांग इतनी बढ़ गई कि ब्लैक में 120 गुना दाम पर न्यूयॉर्कर की कॉपी बिकने लगी थी। और अब क्या मीडिया, क्या सरकारें, आज दुनिया बंद गली के छोर पर पहुंच गई है। सबने इतने समझौते किए हैं, झूठ बोले हैं, हिंसा की है कि किसी एक की हिंसा पर आप बात नहीं कर सकते। हर पक्ष अपनी अपनी हिंसा को सही ठहराने में लगा है और वो पक्ष बचकर निकल जाता है जिसने हिंसा की यह जमीन कई साल पहले तैयार कर दी थी। गांधी ही साफ साफ कहा करते थे, आंख के बदले आंख की नीति इंसानियत को खत्म कर देगी। क्या हम यही चाहते हैं कि परमाणु हमले के खतरे पर बातें हों? क्या इसी की कमी है युद्ध करने और युद्ध से मुनाफा कमाने वाले नेताओं को समझाने के लिए? 7 साल पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया के संगठन आई कैन नाम से एक अभियान चलाया और उसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। परमाणु हथियारों को समाप्त करने का यह अंतर्राष्ट्रीय अभियान था। इस संगठन ने दुनिया का ध्यान परमाणु हथियारों की तबाही की तरफ दिलाया और संधियों के आधार पर ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रयास किया।
इस संगठन का विस्तार इस वक्त 100 देशों में है। इस संगठन की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि इसके संस्थापकों का मानना था कि दुनिया की परमाणु ताकतें 1970 में परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने वादे को ठीक से नहीं निभा रही थीं। जिस संस्थान के हस्तक्षेप से आईकैन की स्थापना हुई उसे 1985 में परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उस संस्था का नाम था इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो 1985 और 2017 में पुरस्कार दिया गया। तब से लेकर 2024 आया, दुनिया ने क्या हासिल किया? आज एक दूसरे पर परमाणु हमले करने के बयान कितनी आसानी से दिए जाते हैं। और तो और दुनिया को समझाने का काम जापान की यह संस्था निहोन हिदांक्यो कई दशक पहले से कर रही थी। इन दोनों संस्थाओं के पहले से उससे बेहतर कहने का हक और किसे हो सकता था। लेकिन इस संगठन को शांति पुरस्कार अब मिला है। आईकैन की परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संधि पर याद रखिएगा फिलिस्तीन ने हस्ताक्षर किया है। 22 जनवरी 2021 को जिन 50 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए उसमें फिलिस्तीन भी है। बहरहाल निहोन हिदांक्यो का योगदान भी कम उल्लेखनीय नहीं है, उन पर बात होनी ही चाहिए। इसके सदस्यों ने परमाणु हमले को झेला है, अपने शरीर पर और अपने मन पर भी। उन स्मृतियों को जिंदा रखने और दुनिया को बताने के लिए 1965 में यह संगठन बनाया। तब से यानी 80 साल से चुपचाप काम किए जा रहे हैं। यह कम बड़ी बात नहीं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा परमाणु बम गिराया हिरोशिमा पर, जिसमें 1,40,000 लोग मारे गए, और दूसरा बम नागासाकी पर गिराया जिसमें 70,000 लोग मारे गए। आज जो बचे हुए हैं, जिन्हें अंग्रेजी में सर्वाइवर कहते हैं, उनकी औसत आयु 85 साल से अधिक है। 1 लाख से अधिक लोग बचे हुए हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के बाहर भी बहुत से हिबाकुशा रहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, हिबाकुशा उन्हें कहते हैं जो सर्वाइवर हैं। इस संगठन ने 1988 में एक दस्तावेज जारी किया जिसका नाम था एटॉमिक बॉम्ब विक्टिम्स अपील। इसकी 3 मुख्य मांगें इस प्रकार थीं: परमाणु युद्ध की रोकथाम हो और परमाणु हथियारों का खात्मा हो, परमाणु हथियारों पर संपूर्ण प्रतिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, यह मांग की गई। दूसरी मुख्य मांग यह थी कि परमाणु हथियारों से प्रभावित लोगों को राज्य की ओर से मुआवजा मिले। इसमें साफ साफ यह लिखा गया था कि जिस युद्ध की वजह से इन शहरों के लोगों पर बम गिरा उसे सरकार ने ही शुरू किया था। सरकार और राज्य की इस भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा हिबाकुशा यानी बम से बचने वाले लोगों के लिए बनाई गई नीतियों में सुधार की मांग भी की गई। हम और आप जो युद्ध के किसी भी मैदान से हजारों मील दूर रहते हैं, युद्ध के विनाश से अनजान रहते हैं, हमारे लिए युद्ध वीरता और वाहवाही का जरिया है। लेकिन जो लोग इस सनक का शिकार होते हैं उन्हें पता होता है युद्ध का मतलब क्या होता है। बलिया और झंझारपुर में रहकर युद्ध करना और ललकारी बातें करना और सीमा पर रहने वाले गांवों के लोगों का युद्ध का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। वे उस तबाही को जानते हैं और शांति की कीमत पहचानते हैं। एक अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं, जरा ध्यान से इस प्रसंग को सुनिएगा। अगस्त 1945 में जब परमाणु बम गिरा, उस हमले में बच गए एक बच्चे ने इसे दर्ज किया है। यह युवक विस्फोट की जगह से उस वक्त बच्चा था, ठीक 1.5 किलोमीटर दूर था। तब उसकी उम्र 9 साल थी। वे अपनी कहानी आगे इस तरह से लिखते हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। मेरी बड़ी बहन जो उस वक्त 21 साल की थी, घर के मलबे के नीचे दबी हुई थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, इस खंबे को हटाओ जिससे मैं यहां से निकल सकूं। मेरे पैर इसके नीचे दबे हुए हैं, मुझे आरी तो देना, लेकिन उन हालातों में मैं आरी कहां से लाता। मेरी माँ जो खुद पास में मलबे के नीचे दबी हुई थी, मेरी आवाज सुनकर रेंग कर बाहर निकली। उनके घुटने बुरी तरह घायल थे। मेरी दूसरी बहन की उम्र उस समय 15 साल थी। उसने खपरेल का एक टुकड़ा उठाया और आग बुझाने वाले टैंक से उसमें कुछ पानी भरा, लेकिन जब तक मैं वो पानी अपनी मां को पिलाता, खपरेल का टुकड़ा ही बिखर गया।
मैं पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। मां मेरा हाथ पकड़कर आगे निकल गई और अपनी दोनों बेटियों को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया। मुझसे उन्होंने कहा, अगर तुम ना होते तो मैं तुम्हारी बहनों को यूं मौत के मुंह में छोड़कर ना आती, मैं भी उनके साथ वहीं मर गई होती। 9 साल के उस बच्चे को सब याद है। वो अपनी कहानी दुनिया को, खासकर उन लोगों को बताते हैं जिन्हें युद्ध किसी समस्या का समाधान नजर आता है। एक दूसरी आप बीती तब 8 साल की रही एक बच्ची की है, वो बच्ची जिसने परमाणु विस्फोट का सबसे भयावह मंजर देखा और जिया। उस दिन को याद करते हुए लिखती हैं, सबसे भयावह चीज जो मुझे उस दिन की याद आती है वो है कि कैसे शहर से बाहर निकलने के लिए मुझे अनगिनत लाशों के ढेर पर से गुजरना पड़ा था। अधजली अवस्था में पड़े लोग मेरे पैरों को पकड़ लेते थे और मुझसे पानी मांगते थे, पर मैं उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ती रही क्योंकि मैं जीना चाहती थी। मैंने उन लोगों की भी कोई मदद नहीं की जो किसी मलबे के नीचे दबे थे, पर अब मुझे लगता है कि उस दिन मैंने जो स्वार्थ दिखाया और लोगों की मदद नहीं की, उसी वजह से मैं जिंदगी में आगे कुछ भी बेहतर नहीं कर पाई। कैसे एक 9 साल का बच्चा, 8 साल की बच्ची जो परमाणु बम के विस्फोट से बचकर भाग रहे हैं, उनके मन में भी जीवन भर इस बात का अपराध बोध रह जाता है कि वो उस समय दूसरे घायल इंसानों की मदद नहीं कर पाए। अब सोचिए कि जो युद्ध आज हम अपनी आंखों के सामने घटता देख रहे हैं, उसका बोझ इसके नियंताओं पर कितना भारी होगा भी या नहीं। हमने जिनकी कहानियां सुनाई उनके नाम निहॉन हिदानक्यो की वेबसाइट पर नहीं दिए गए हैं। शायद उनकी निजता का ख्याल कर नाम नहीं बताया गया है। निहॉन हिदानक्यो परमाणु बम के हमले में किसी तरह से बच सके लोगों के बयानों को दर्ज करता है, सामने लाता है। उनकी कहानियों के जरिए लोगों को समझाने का प्रयास करता है, संवेदनशील बनाता है कि परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए घातक है। इनका ना तो इस्तेमाल होना चाहिए और ना ये होने चाहिए। लगा था कि हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखने के बाद दुनिया कुछ सीखेगी, लेकिन वैध अवैध रूप से कई देशों ने परमाणु हथियार तो हासिल कर ही लिए। नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा के साथ जापान में बहस छिड़ गई है कि जापान परमाणु हथियारों पर बैन की संधि की बात क्यों नहीं करता, दस्तखत क्यों नहीं करता। 1974 में जापान के प्रधानमंत्री इसाकू सातो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तब उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन उन्होंने भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तब से जापान की यही लाइन है। आज भी ये सवाल उठ रहे हैं और आज भी वही जवाब दोहराया जा रहा है। जापान का कहना है कि परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बैन की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। निहॉन हिदानक्यो का कहना है जापानी नेता खोखले वादे कर रहे हैं। इसके सदस्यों ने परमाणु हथियारों को बैन करने के प्रस्ताव पर 30 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर जमा किए हैं। 2023 में एक फिल्म आई थी ओपनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई और इसे ऑस्कर पुरस्कार मिला। इस फिल्म को लेकर आलोचना यह हुई कि इसे अमेरिकी नजरिए से बनाया गया, जापान की पीड़ा नजर नहीं आती। इसने परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को ट्रैजिक हीरो की तरह पेश किया। इसमें एक वैज्ञानिक का संघर्ष दिखाया जा रहा है कि वह दुनिया को तबाह कर देने की क्षमता रखने वाला बम बना रहा है। जापान में यह फिल्म अमेरिका में रिलीज होने के 8 महीने के बाद प्रदर्शित हुई। 96 साल के हिरोशिमा के पूर्व मेयर तकाशी हिराओका ने कहा था, इस फिल्म में परमाणु हथियारों की विनाश लीला को नहीं दिखाया गया है। ओपनहाइमर को एक नहीं 7 पुरस्कार मिले। समझिए सबको मिल गया, बस फिल्म देखने वाले दर्शकों को नहीं मिला। एक तरफ परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक पर एक फिल्म आती है, उसे ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। उसके अगले साल दूसरी तरफ उसी बम के गिराने से पीड़ित लोगों के संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद सोचिए, हमारे भीतर युद्ध की चाह भरने वाले, हर बात का हिंसक बदला लेने का जुनून पैदा करने वाले हमें और आपको क्या क्या बना रहे हैं।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार।